नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं नागरिक शास्त्र की प्रैक्टिस सेट लेकर। ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, आप लोग जुड़े रहिए। और इतिहास की भी सीरीज आएगी जल्दी ही। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं। द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं। मैकाइवर हैं, लास्की हैं, डायसी हैं या गार्नर हैं। द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक मैकाइवर हैं। कौन है? मैकाइवर। अगला क्वेश्चन, द मॉडर्न यूटोपिया। द मॉडर्न यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? वाल्टर लिपमैन है, एडमंड पावेल हैं, क्रैब हैं, एच.जी. वेल्स हैं। द मॉडर्न यूटोपिया। ध्यान देंगे, एक यूटोपिया भी है, यूटोपिया। ये मॉडर्न यूटोपिया है। जो यूटोपिया है वो टॉमस मूर की है। ये द मॉडर्न यूटोपिया एच.जी. वेल्स की है। किसकी? एच.जी. वेल्स की। आगे तीसरा, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? दल में अनुशासन लाया जा सकता है द्विदलीय व्यवस्था से। चुनाव में दलों द्वारा किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है द्विदलीय व्यवस्था से। यह व्यवस्था स्थिर सरकार को जन्म देती है। कौन? द्विदलीय व्यवस्था। मीडिया के सामने राजनीतिक गतिविधियां अधिक पारदर्शी हो जाती हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। द्विदलीय व्यवस्था बहुदलीय की अपेक्षा स्थिर सरकार को जन्म देती है। इसमें कम पार्टियां रहती हैं, इसलिए इसमें गठबंधन सरकारें नहीं बनती हैं। और जो सरकार बनती है वो स्थायी रहती है, जितने दिन के लिए बनती है। मतलब इसके अस्थायित्व तो जो है वो कम हो जाता है। अगला चौथा, प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है। किसके द्वारा? एक इधर है ऑप्शन। प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाती है मतदाताओं के द्वारा। ये तो संभव नहीं है। निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा, राजनीतिक दलों की पारस्परिक सहमति के द्वारा। तो इसमें किसके द्वारा की जाती है? ये प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा। इसका आंसर ये सही है, प्रत्येक राजनीतिक दलों के द्वारा। अगला, न्याय का वह सिद्धांत, न्याय का वह सिद्धांत जो औचित्य पर बल देता है। तो औचित्य पर बल देता है न्याय कौन सिद्धांत है? न्याय का तात्विक सिद्धांत, न्याय का राजनीतिक सिद्धांत, न्याय का विधिक सिद्धांत, न्याय का प्रतिशोधनात्मक सिद्धांत। तो न्याय का विधिक सिद्धांत जो है यही औचित्य पर बल देता है न्याय के। अगला, नेचुरल राइट पुस्तक की रचना किसने की? नेचुरल राइट पुस्तक की रचना हॉकिंग, जी.डी. रिची, मॉर्गन या लेकी। ये नेचुरल राइट जी.डी. रिची की है। अगला देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासत के शासकों द्वारा नामजद किए गए थे। क्या ये थे? सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किए गए थे। क्या ये थे? तो ऐसा तो उस समय संभव नहीं था। गवर्नर जनरल द्वारा नामजद किए गए थे। क्या ऐसा था? कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा नामजद किए गए थे। क्या ऐसा था? संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रांतों के मंडलों द्वारा निर्वाचित तथा देशी रियासतों के शासकों द्वारा नामजद किए गए थे। इसका सही उत्तर यह होगा। आठवां, निम्नलिखित में से किस एक मूल अधिकार की प्रत्याभूति भारत के नागरिकों को दी गई है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं दी गई है? तो कह रहा है कौन सा मूल अधिकार जो है वो
नागरिकों को दिया गया है, भारत के नागरिकों को, लेकिन जो विदेशी हैं उन्हें नहीं दिया गया है, नहीं पूछा है। तो इसमें अच्छा 2 ऑप्शन नीचे है। हाँ, ये देखते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार और वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार। तो आप लोग जानते हैं कि 15 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो विदेशियों को नहीं दिए गए हैं मूल अधिकार में। याद रखेंगे आप लोग। तो ये वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, ये सही होगा इसका। अगला, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य, क्या राज्य न माध्यम है न उद्देश्य है। अच्छा, एक उद्देश्य है, एक माध्यम है, एक अवयव है। ये कौन पूछ रहा है? एक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, एक इसमें विश्वास करता है। तो ये विश्वास ये करता है कि एक जो राज्य है एक माध्यम है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? अच्छा, सुमेलित है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का, क्या ये सही है? उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का, क्या ये सही है? उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का, क्या ये मिश्रण है? उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का। तो समाजवाद और व्यक्तिवाद का नहीं है, समाजवाद और बहुलवाद का नहीं है, व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का नहीं है। ये लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है जो उदारवाद है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना है जिसकी हिंद स्वराज में, जिसकी किसमें 1 मिनट, जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, वह भाग नहीं है, नहीं दिया है। तो किसका भाग नहीं है? आत्मनिर्भरता, संसदीय शासन, सामाजिक सुधार, ग्राम गणराज्य। प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है जो हिंद स्वराज में नहीं है गांधी जी के, तो इसमें से संसदीय शासन की बात उसमें नहीं की गई है। अगला, सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है। यह किसने कहा है? कथन है। सभी कुछ राज्य के अंदर है और राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ये हीगल का है, हिटलर का है, ग्रीन का है या मुसोलिनी का है? ये किसका है? ये मुसोलिनी का कथन है। 13वां, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। यह कथन किसका है? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। मैक्फरसन का कथन है, बार्कर का है, सीले का है या रॉबर्ट मिशेल का है? ये कथन किसका है? ये कथन सीले का है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। अगला, 14वां, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में है। इसे बताइए, सही पूछा है, सही। राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है? क्या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? क्या इसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है? और क्या वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है? देखिए, अध्यक्षता, तो ये अध्यक्षता तो राष्ट्रपति करता है, अध्यक्षता तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और सत्र को बुलाता है और राष्ट्रपति को भाषण देता है। इसी में 4 वर्ष के कार्यकाल, ये भी गलत है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष ये राज्यसभा द्वारा निर्वाचित है, तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा निर्वाचित होता है। इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? क्या पूछा यहाँ? नहीं, कभी भी प्रश्न करें आप तो यह सही और नहीं पे ध्यान दें। अमूर्त स्वरूप, क्या पूछा है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण क्या अमूर्त स्वरूप नहीं है, या काल्पनिकता नहीं है, या दार्शनिकता पर बल नहीं है, या तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं है? तो जो परंपरागत राजनीति थी उसमें अमूर्त चिंतन किया जाता था, काल्पनिकता थी उसमें
दार्शनिकता भी थी, उसमें तथ्यों पर बल नहीं दिया जाता क्योंकि ये आधुनिक राजनीति का विषय था। अगला, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? देखिए यहाँ नहीं पूछा है। फिर राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत? तो दैवी सिद्धांत ये तो काल्पनिक है, शक्ति सिद्धांत ये भी काल्पनिक है, समझौता सिद्धांत ये भी काल्पनिक है। इसमें जो सबसे प्रमाणित है वो ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला, जस्टिस। जस्टिस शब्द जस से निकला है, उसका संबंध निम्न में से किस भाषा से है? अंग्रेजी भाषा से है, फ्रांसीसी से है, लैटिन से है या हिंदी भाषा से? तो इसका संबंध लैटिन भाषा से है। अगला, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। हाँ देखिए, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा नहीं जा सकता। अच्छा, उसे देखा जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, इसे द्विसंबंध होता है, इसमें द्विसंबंध होता है। तो प्रभाव की क्या विशेषता नहीं है? उसे देखा नहीं जा सकता, मतलब उसे देखा जा सकता है, ये इसका नहीं है। अगला, सत्ता का विलय एक विशेषता है। सत्ता का विलय एक विशेषता है अध्यक्षीय सरकार की, संसदीय सरकार की, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अध्यक्षीय सरकार है ये तो शक्ति के पृथक्करण पर काम करती है, ये तो नहीं होगा। संसदीय सरकार है जो, ये विलय पर आधारित होती है, क्योंकि जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हीं से मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो सत्ता के विलय पर आधारित यही होती है संसदीय सरकार। ठीक, अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन अनुबंधित है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 12वीं और 8वीं। तो ये 7वीं सूची में अनुबंधित है। 3 सूचियाँ दी गई हैं, ये 3 सूचियाँ देख लेते हैं। मूल संविधान में, संघ सूची में 97 विषय थे जो अब 100 हो गए हैं। मूल संविधान में राज्य सूची में कितने थे? 66 विषय थे जो अब 61 हो गए हैं। और जो समवर्ती सूची है इसमें मूल संविधान में 47 विषय थे जो कि अब ये जो 66 में से 5 निकाल दिया गया तो इसमें जोड़ दिया समवर्ती में, तो अब ये 52 हो गए। मूल संविधान 97 थे, 100 हो गए, 66 थे, 61 हो गए, 47 थे, 52 हो गए हैं। 1935 के शासन अधिनियम की सूची के बारे में पूछता है तो 1935 की शासन अधिनियम था उसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची जो थी उसमें 59, 59 है, 54, 54 और 36, यानी संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे 1935 के शासन अधिनियम में। अगला, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी, महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और बीजे तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। इसके रचयिता बाल गंगाधर तिलक हैं। इसके लेखक, इसे मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी, मांडले जेल में गीता रहस्य। अगला 22वां है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में या 1882 के परिषद एक्ट में? तो 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था, चाय और चीन को छोड़कर। ये इसका सही उत्तर 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट है।
अगला 23वां, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को, क्या सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। अच्छा, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, ठीक, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, या हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य क्या है कि समान राजनीतिक अधिकार सभी को प्राप्त हो। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ए। अगला 24वां, लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है। समझौता है, यहाँ देख लेंगे। दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? कथन बढ़िया है कि इसमें एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। ये कथन हाफमैन का है, लास्की का है, या अब्राहम का है, या टी.एच. ग्रीन का है? ये कथन हाफमैन का है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकप्रिय संप्रभुता रूसो की है, ये सही है। राजनीतिक संप्रभुता लाक की है, ये भी सही है। विधिक संप्रभुता ऑस्टिन की है, ये भी सही है। बाह्य संप्रभुता, ये गलत है। अगला, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक C.V. मैक्सफर्सन, कार्ल जे प्रॉपर हैं, जॉन रॉल्स हैं, या L.T. हबहाउस हैं। तो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत ये कार्ल पॉपर की है। अगला 27वां, निम्न में से किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? बताइए, किसे अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? राजनीतिक दल को, दबाव समूह को, जनसंचार माध्यम को, या समाचार पत्र को? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? दबाव समूह। इसे ही अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है। ये पार्टियों पर दबाव बनाकर अपने जो इनके समूह होते हैं उस समूह के हित का कार्य कराते हैं। अगला, निम्न में से किस चिंतक ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास किया है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवाद का सम्मिलन करने का प्रयास कौन किया है? थे जेम्स बर्नहाम किए हैं। अगला, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कथन है, समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? कुछ भी नहीं है, यहाँ एक नहीं उसी में है। सेल्डर्स का है, रॉबर्ट का है, रसेल का है, या बर्नार्ड शॉ का है? ये कथन बर्नार्ड शॉ का है। ये कथन बर्नार्ड शॉ का है। अगला 29, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? राज्य संपूर्ण विज्ञान में, संपूर्ण कला में और प्रत्येक सद्गुण में साझेदारी है। यह कथन एडमंड बर्ग का है, या अरस्तू का है, या मैकाइवर का है, या मार्गन का है? यह कथन एडमंड बर्ग का है। हो गया, इतना ही है दोस्तों। आगे भी सीरीज चलती रहेगी, राजनीति विज्ञान की और इतिहास की भी सीरीज आएगी। आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।